गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं व्यवसाय के सामाजिक दायित्व। इसके पहले की वीडियो में हमने व्यवसाय के सामाजिक दायित्व, उसकी परिभाषा और उसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब ये कि व्यवसाय को सामाजिक दायित्व क्यों परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसकी हमने आवश्यकता देखी थी। आज हम विभिन्न घटकों के प्रति जो व्यवसाय के दायित्व है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये है स्वामियों के प्रति दायित्व। जो अंशधारी हैं, जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, जिन्होंने व्यवसाय में कैपिटल लगाया है, वो बेसिकली फर्म के क्या है, स्वामी हैं। ठीक है, तो फर्म के और संगठन के क्या है, स्वामी है। तो उनके प्रति जो व्यावसायिक संगठन है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके क्या दायित्व होते हैं। तो सबसे पहला है उचित लाभ। देखिए, हम जब कहीं पर निवेश करते हैं तो उस वक्त हमारा मूल रूप से क्या सोच होती है, हमारी सोच यही होती है कि जब हम कहीं पर 100 रुपये लगा रहे हैं तो हमको कम से कम उसका 110 या 120 रुपये हमको मिलना चाहिए या उससे अधिक। मतलब ये है कि आप जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस वक्त हमारी सोच यही होती है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर रिटर्न दे। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष जो है, जब वो फर्म संगठन में पैसा लगा रहा है तो उसे जो है उचित लाभ की जो है उचित लाभ वो एक्सपेक्ट करता है। तो ये उचित लाभ एक फर्म को उसे प्रोवाइड करना है, प्रदान करना है। दूसरा ये कि व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाना। देखें, एक व्यावसायिक संगठन जो है उसमें जो पैसा लगा है वो बट नेचुरल है, बाहर के लोगों का है। ठीक है, तो उस पैसे का व्यावसायिक संगठन को सही रूप से उपयोग करना है। उसके लिए हमें अवसरों की तलाश करनी पड़ेगी कि हम किस प्रोजेक्ट में और कहाँ पर पैसा लगाएं कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो बेसिकली ये लाभ जो है वो बेसिकली देखा जाए तो स्वामियों का ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उचित अवसरों का जो है वो देखना है कि उचित अवसर कहाँ मिल रहा है और उसी के अनुसार जो है हमें पैसा जो है व्यवसाय में, उस प्रोजेक्ट में लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तीसरा है पूंजी का सावधानीपूर्वक प्रयोग। ये पैसा जो है, जो मनी है, जो पूंजी है, जो कैपिटल है, जो बिजनेस में लगाया गया है, वो मुख्य रूप से किसका है? वो मुख्य रूप से दूसरे लोगों का है। तो वो पैसे का हमें सही उपयोग करना है, ऐसा जगह पर और ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, प्रतिफल दे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रदान करे। अपव्यय न्यूनतम करना। जो व्यवसाय में जो अदर प्रकार के अपव्यय होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपव्यय हैं, जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट को बेसिकली क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो एक्सपेंसेस, यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें, या फिर जो गलत ऐसे खर्चे जो है जो बेसिकली किसी प्रकार का कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे अपव्यय को क्या करना, कम करना, ताकि जब बेसिकली बिजनेस में जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो यदि कम होता है तो खर्चा जो है वो कम होता है, तो बट नेचुरल लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें व्यवसाय में जो अपव्यय है उसे क्या करना है, कम से कम करना है, ताकि लाभ की जो मार्जिन है, लाभ का जो परसेंटेज है, उसे बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार से स्कंद विपणन का उचित व्यवहार। देखिए, जब आप बाजार में, शेयर मार्केट में, ठीक है, आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, फर्म जो है अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो उस वक्त बहुत समय ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस शेयर्स को क्या करें, परचेज करें, सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली उसके लिए बहुत समय जो है गलत प्रकार की इंफॉर्मेशन भी यूज़ की जाती है। फर्म अपने शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट कर मार्केट में लेकर आती है, ताकि जो है लोग उस बढ़े हुए मूल्यों की बेस पर और ज़्यादा उसमें क्या करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्हें पता हो कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, अधिक है, तो ऐसे बेस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
फर्म में लगाया जाए, कंपनी में लगाया जाए। तो व्यवसायिक संगठन को इस प्रकार के जो गलत विपणन करने की प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। साथ ही साथ नियतकालिक सूचनाएं प्रदान करना और विश्वास को बढ़ाना। देखिए, टाइम टू टाइम ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है व्यवसाय से जुड़ी हुई है, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, फर्म की बैलेंस शीट की जो पोजीशन है, फर्म की जो आर्थिक परिस्थिति है, जो कंपनी की आर्थिक परिस्थिति है, व्यवसायिक संगठन की एक आर्थिक परिस्थिति जो है, उसकी सही जानकारी आपको स्वामियों को प्रदान करनी आवश्यक है। उसी प्रकार से फर्म की ख्याति का निर्माण, जितना ज़्यादा फर्म की गुडविल होंगी, फर्म का व्यवसाय भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जहाँ तक का पॉसिबल हो ख्याति को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे ख्याति, अगर ख्याति निर्माण होती है, ख्याति बढ़ती है, फर्म की गुडविल बढ़ती है, तो फर्म का बिजनेस भी बढ़ता है और उसका जो इफेक्ट है वो फर्म के शेयर के प्राइस पर, कंपनी के शेयर के प्राइस पर भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो दायित्व है ये किनके प्रति हैं, ये स्वामियों के प्रति है। उसी प्रकार से जो फर्म के निवेशक है, अब निवेशक ये कौन से हैं, ये जो है ये बेसिकली बैंक्स भी हो सकते हैं जिनसे फर्म ने लोन लिया हुआ है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है, साहूकार हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। तो उनके प्रति जो है फर्म की और व्यावसायिक संगठन की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें पहला है आपका निवेश पर प्रतिफल। जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, जो निवेश किया है, उस पर वो सही समय पर और सही मात्रा में क्या करें, रिटर्न प्रोवाइड करें। बहुत सारे जो आप डिबेंचर्स की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट का रेट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसको आप समय पर प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। और कंपनी की और व्यावसायिक संगठन की ये जिम्मेदारी है कि वो उस निवेश पर जो है रिटर्न प्रॉपर दे और सही समय पर दे। उसी के साथ साथ सूचनाओं का समुचित प्रकटीकरण। देखिए, जब एक संगठन में पैसा लगाया जा रहा है, जो पैसा लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है और कहीं ना कहीं वो अपनी जानकारी में ये बात रखना चाहता है कि जहाँ पर हमने पैसा लगाया है उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उस संस्थान की, उस संगठन की कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अगर वो संगठन जो है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट्स की, उसके जो उत्पाद है वो ज़्यादा बिक रहे हैं, उसकी गुडविल मार्केट में ज़्यादा है, तो बट नेचुरल है निवेशक जो है वो अपने पैसे को सेफ समझेंगे। उनका जो निवेश किया हुआ अमाउंट है उसको वो क्या जानेंगे कि वो सेफ है, ठीक है, और वो अच्छा रिटर्न उनको देगा। तो बेसिकली ये जितने भी निवेशक होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर से उनके ध्यान में होती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्थान में उन्होंने पैसा लगाया है वो संस्थान उनको सही जानकारी प्रदान करे। उसी प्रकार से पारदर्शिता बनाए रखना। देखिए, जब हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक संगठन जो है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जितने भी व्यावसायिक मुद्दे हैं और जो भी बातें हैं जो जहाँ हैं उसमें वो क्या करें, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी रखें। क्योंकि आप अगर एक संगठन होने के नाते यदि बहुत सारी चीज़ें निवेशकों से छुपाई जा रही है तो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो संस्था पर एक भरोसा होता है वो कहीं ना कहीं टूटता है। तो जहाँ तक हो ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये जितने भी व्यवहार हो रहे हैं संगठन के वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। उसी के साथ साथ सभाओं का उचित आयोजन। आप देखते हैं, आप जानते हो मीटिंग्स बुलाई जाती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है, डिवेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है। तो ये जो सभाएं हैं, तो ये सभाएं सही समय पर आयोजित करना, उसका सही समय पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
उसका नोटिस उनको, जो निवेशक है उनको देना, ताकि वो उन सभाओं में उपस्थित रहे। उसी के साथ साथ प्रतिष्ठा बनाए रखना, अभी हम जो देख रहे हैं ख्याति बनाए रखना, प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये संस्था की क्या है, जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति या एक संगठन प्रतिष्ठित होता है, उसका बाजार में गुडविल होता है, तो बाजार में गुडविल की वजह से उसका व्यवसाय भी बढ़ता है। अगर एक संगठन ऐसा है जो उसका उत्पाद अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस उत्पादक को लेकर या उस संगठन को लेकर कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, या उसकी ख्याति जो है वो बिगड़ी है, तो उसका पूरा असर, उसका पूरा प्रभाव जो है हम उसके व्यवसाय पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा, फर्म की जो प्रतिष्ठा है, जो बिजनेस संगठन है, जो व्यावसायिक संगठन है, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना है, ख्याति का निर्माण करना है। ये दोनों जिम्मेदारी जो है, ये दोनों आपका निवेशकों और स्वामी के प्रति एक व्यावसायिक संगठन की जिम्मेदारी है। उसी सबके साथ साथ उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व। देखिए, फर्म के लिए जितना इम्पोर्टेंट कैपिटल है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके बनाए गए उत्पाद के खरीदार हैं। तो जो उपभोक्ता है, जो आपका उत्पाद क्रय करने वाले हैं, जो क्रेता हैं, जो आपका उत्पाद क्रय करने वाले हैं, उनके प्रति फर्म की जिम्मेदारियां बहुत होती है। तो पहला है उत्तम और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाना। देखिए, फर्म का जो उत्पाद है, जो कंपनी का उत्पाद है, जो व्यावसायिक संगठन का उत्पाद है, वो अच्छी क्वालिटी का हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि उत्पादक उसे क्रय करें। क्रय करने के बाद उसका उपभोग करने पर उनको उस उत्पाद से विभिन्न प्रकार के लाभ मिले। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना कि भाई हमने कोई चीज़ परचेज करी और उससे लाभ मिलने की बजाय हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है, हानि पर हो रही है। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए वॉशिंग पाउडर की। ठीक है, XYZ कंपनी है, वो XYZ कंपनी जो है वॉशिंग पाउडर बना रही है। उस वॉशिंग पाउडर को यूज़ कर यदि उस उपभोक्ता के, यदि उस गृहिणी के हाथों में तकलीफ हो रही है, उसके हाथों में छाले आ रहे हैं, तो भाई फिर ये उत्पाद किस काम का। ठीक है, तो और वो गृहिणी जो है दोबारा वो उत्पाद को परचेज करने वाली नहीं है। तो फर्म का उत्पाद यदि अच्छा होता है तो उससे फर्म की बाजार में क्या होती है, गुडविल बनती है, ख्याति बढ़ती है, और उसका विक्रय पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो फर्म में उत्तम और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जो है बनाने हैं और उसको बाजार में लेकर आना है। अब देखिए, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके उत्पाद जो है प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल और प्रॉपर R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद बाजार में आते हैं, और वो एक अच्छा उत्पाद होने के कारण वो मार्केट में और सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है उपभोक्ता सुरक्षा। अगर आपकी उत्पाद का क्रय कर रहा है, तो उस उत्पाद से उसे क्या होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, ना कि उसे किसी प्रकार की हानि हो। उसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं उसमें ISI मार्क होता है। ठीक है, ये ISI मार्क किस बात को दर्शाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, और इससे किसी भी प्रकार का हानि ग्राहक को नहीं होने वाली है, उपभोक्ता को नहीं होने वाली है। उचित मूल्य लगाना। देखिए, उचित मूल्य, जो उत्पाद है, जब प्राइसिंग डिसीजन होता है, जब मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उस वक्त फर्म को ये तो देखना होता है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है, हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, उन्होंने कितने मूल्यों पर उस उत्पाद का किस प्राइस पर वो उसी प्रकार का उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं, हमारा जो उत्पाद है उसके ग्राहक कौन से हैं। ठीक है, और दूसरी बहुत सारी बातें, हमारे जो उत्पाद है उसको बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, कितनी कॉस्ट हो रही है, ये सारी बातें तो ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जब हम उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व की बात करते हैं, तो ये एक चीज़ है जो एक्सपेक्टेड होती है हर एक संगठन से, कि जो फर्म उस प्रोडक्ट को बेच रही है, तो
तो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी मूल्य ना लगाए। ये ज़्यादातर हमको देखना होता है मोनोपोली में, एकाधिकार जहाँ पर होता है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उपभोक्ताओं का जो है शोषण होता है। तो फर्म का ये दायित्व होता है, एक संगठन का, व्यावसायिक संगठन का ये दायित्व होता है कि वहाँ पर उपभोक्ताओं का शोषण मूल्यों के आधार पर ना करें, एक उचित मूल्य उपभोक्ताओं को दिए जाए। उसी प्रकार से उत्पादों से संबंधित सेवाएं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जब वो उत्पाद बेचती हैं तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है वो प्रदान करती है। ये सेवाएं क्यों ज़रूरी हैं और क्या इससे बेनिफिट होता है? देखिए, इससे एक प्रकार का उपभोक्ता के माइंड में एक रेपो डेवलप होता है उस फर्म के प्रति, उस संगठन के प्रति, उस व्यावसायिक फर्म के प्रति। अगर आपने जब वॉशिंग मशीन परचेज करी है, एक उपभोक्ता ने वॉशिंग मशीन परचेज करी है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका इंस्टॉलेशन जो है उस फर्म का व्यक्ति आकर करे, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की आफ्टर सेल सर्विस है। तो ये इस प्रकार की आफ्टर सेल सर्विस देने से जो है एक फर्म का रेपुटेशन मार्केट में और बढ़ता है। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू जो किराने की दुकान है, यदि आपने उसको जो है चिट्ठी दे दी और उसे पूरा किराने का सामान बांध कर वो आपके घर तक उसे पहुंचा कर दे रहा है, तो आप दोबारा वही शॉप में जाकर अगले महीने का किराना परचेज करेंगे, क्योंकि आपको वो क्या दे रहा है? आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है उपभोक्ता के दिमाग में उस संगठन के प्रति क्या करता है? एक भाव डेवलप करता है कि भाई नहीं, ये संस्था अच्छी है और यहाँ से हमें परचेज करना चाहिए। उसी प्रकार से अनुसंधान एवं विकास, मैंने अभी आपसे कहा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हमेशा R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास क्यों करती है? ताकि उस जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसमें और अच्छा, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसकी क्वालिटी को और एनहांस करे, ताकि उस उत्पाद को क्रय करने के बाद उपभोक्ता उस उत्पाद से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। तो अनुसंधान एवं विकास करते रहना चाहिए। आप देखते हो इसी वजह से आप देखते हो कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में हमेशा नया नया मॉडिफिकेशंस होते हैं और नए नए वही मॉडिफिकेशन के साथ वो उत्पाद बाज़ार में आते हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, आप सिंपल अपने पास जो आपका स्मार्टफोन है उसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले वही स्मार्टफोन जो है, पहले जो फ़ोन आपके पास है पहले कैसा था? वो एक सिंपल फ़ोन होता था जिसमें आपको सिर्फ कॉल रिसीव होती थी और आप कॉल करते थे। फिर उसके बाद उसमें आप SMS की सुविधा होती थी। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन ये उसमें जो है रेडियो की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें जो है कैमरे की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ एक समय ऐसा भी आया जब क्वेटी मोबाइल फ़ोन जो है वो आया, ठीक है, जहाँ पर आप जब टाइप करते हो तो वो बहुत ही आसानी से टाइपिंग हो। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया जब हमने जो है स्मार्टफोन देखा, ठीक है। अब ये स्मार्टफोन पहले जो है 2 मेगापिक्सल या 10 मेगापिक्सल का उसमें कैमरा होता था। अब वही कैमरा जो है उसकी क्वालिटी देखिए, आप हर साल या हर 6 महीने में ये टेक्नोलॉजी क्या होती जाती है? चेंज होती है, और हर 6 महीने में इसमें नया कुछ ना कुछ डेवलप होता है और नया और एडवांस्ड प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। ये किसका आउटपुट है? ये सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान एवं विकास का आउटपुट होता है, और जिसके कारण उत्पाद की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। तो एक फर्म की जिम्मेदारी है कि आप जब उत्पाद किसी ग्राहक को पहुंचा रहे हैं तो वो एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हो। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अनुसंधान एवं विकास के कार्य करने, सही जानकारी देना, ठीक है। देखिए, विज्ञापन जो होते हैं, आप जो विज्ञापन देखते हो उसे बहुत समय उस उत्पाद को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें गलत जानकारी उस उत्पाद से भी जुड़ी हुई होती है। आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए फेयर एंड लवली, ठीक है, और फेयर एंड हैंडसम का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तो उसका नाम चेंज हो गया है। फेयर एंड हैंडसम
उसमें क्या होता है कि भाई वो जो यूज़ करने वाला एक्टर है उसको यूज़ कर कर वो पहले सांवला था, उसका रंग एकदम ही चेंज हो गया है, ठीक है, और चेंज होने के बाद जो है वो बिल्कुल और हीरो बन गया है। तो क्या ऐसा सही मायनों में हमारी रियल लाइफ में होता है? ये जो है इस उत्पाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका विज्ञापन किया गया है। तो इस प्रकार के विज्ञापन जो है वो बेसिकली गलत जानकारी उस उत्पाद से रिलेटेड देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हुए सही तरीके से उस उत्पाद की जानकारी प्रदान करें और विज्ञापन में क्या हो, नैतिकता का एलिमेंट हो। आप मूल्यों को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। उसी प्रकार से उपभोक्ता सेवा कक्ष, जो आपका कंज्यूमर केयर सेंटर्स जो होते हैं वो उस चीज़ का फर्म जो है उस चीज़ का भी क्या करें, प्रोविज़न करें ताकि जो है उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की कर सकें। अभी आप देख रहे हो हर जगह जो है हर उत्पाद में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। यदि आप उत्पाद का जो पैकेज होता है, जो पैकेट है, उसको यदि आप देंगे तो कहीं पर ग्रीन कलर का एक साइन होता है, ठीक है, ऐसा बॉक्स होता है, उसमें ग्रीन कलर का साइन होता है जो किसी ना किसी चीज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो उत्पाद है पूरी तरीके से क्या है, वेज उत्पाद है, ठीक है। तो ये सही जानकारी उपभोक्ता को देना ज़रूरी है कि ताकि उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो कहीं उस उत्पाद को कंज्यूम कर वो जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसको डिस्टर्ब ना हो सके। उसी प्रकार से आप देखते हो कंज्यूमर केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप जो भी आपको उस उत्पाद को लेकर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार का आपको और उसमें कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, यदि आप उसको फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक आप उसमें प्रोवाइड कर सकें ताकि कंपनी और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सके। तो आप देखो कि ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ये उपभोक्ताओं के प्रति एक फर्म के दायित्व होते हैं जो फर्म ने फॉलो करने चाहिए। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है, हम जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती है। एनीवेज हमें ये सब चीज़ पर नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि एक फर्म और एक व्यवसायिक संगठन की क्या दायित्व है और वो उन दायित्वों को किस तरीके से पूर्ण कर रही है। तो आज की वीडियो लेक्चर में ये सारे एस्पेक्ट्स, हमने 3 एस्पेक्ट्स देखे, स्वामी के प्रति दायित्व, निवेशकों के प्रति दायित्व और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व। कुछ व्यवसायिक संगठन के दायित्व और हैं जो विभिन्न घटकों के प्रति हैं, वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।